हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम में। आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में मुग़ल वंश को पढ़ाने जा रहे हैं। मुग़ल वंश में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुग़ल वंश के शासकों के बारे में पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो आज हम बाबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। लेकिन इससे पहले हम बाबर के कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना नामक मध्य एशिया की फरगना नामक स्थान पे हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो थे, इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नाम की रियासत के शासक थे। इसकी माता का नाम कुलतुगनिगार खानम था, कुलतुगनिगार खानम था। और इसके पिता जो थे तैमूर के 5वें वंशज थे, जबकि माता चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। इसलिए इसकी जो जात बोली जाती है वो चगताई जात बोली जाती है। बाबर की जो जात बोली जाती है चगताई बोली जाती है। इसे चगताई तुर्क भी कहा गया है क्योंकि इसकी माता जो थी चंगेज खां की 14वीं वंशज थी और पिता जो थे तैमूर के 5वें वंशज थे। इसकी जो उपाधि थी वो पादशाह की थी। बाद में से उपाधि मिलती है कलंदर की। ठीक है, हम बात करते हैं मुग़ल शब्द। मुग़ल शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बहादुर होता है। मुग़ल शब्द लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। मुग़ल शब्द का शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। तो क्या होता है, बाबर के पिता उमर शेख की मिर्ज़ा की मृत्यु 1494 में हो जाती है। जब 1494 में उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है तो अपने पिता के स्थान पर बाबर शासक बनता है और अपनी दादी की सहायता, एहसान दौलत की बेगम जो होती हैं, इसकी दादी का नाम, उनकी सहायता से शासक बनता है। जब ये शासक बनता है तो इसके मामा और चाचा इसे ठीक से शासन नहीं करने देते हैं। वो इसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में लेना चाहते हैं, मतलब अपने अधिकार में करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि बाबर जैसे ही शासक बनता है तो अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करता है और बहुत ही बहादुरी से शासक पद पर बैठता है और अपने शासक कार्यों का निर्वहन करता है। तो इसके बाद में जब वो शासक बन जाता है तो उसका मुख्य सपना होता है समरकंद को जीतना, मतलब समरकंद क्षेत्र पर अपना अधिकार करना। तो वो समरकंद पर इसलिए अधिकार करना चाहता है क्योंकि वह कहा करता था कि पूरी दुनिया में अगर कोई जीवन जीने लायक आनंदमय अगर कोई जगह है तो वह वो समरकंद है। इसलिए वो समरकंद पर अधिकार करना चाहता है। तो क्या करता है, समरकंद पर अधिकार करने के लिए जाता है। समरकंद पर अधिकार तो कर लेता है, इधर उसके हाथ से फरगना निकल जाता है। जब फरगना आता है तो उधर समरकंद निकल जाता है। ऐसा सिस्टम 3-4 बार चलता रहता है। इधर क्या होता है, वह उज़्बेकों के साथ युद्ध लड़ता है जिसमें उज़्बेकों की तुलगमा रण पद्धत होती है, वह पली बाँस से सीख जाता है। फिर बाद में एक क्या होता है, कुछ समय बाद उसके हाथ से फरगना भी निकल जाता है, इधर समरकंद भी निकल जाता है। जब फरगना और समरकंद निकल जाता है तो एक पहाड़ी क्षेत्र जेहांद इसके अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो बाद में ये 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लेता है। 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेता है और पादशाह की उपाधि धारण करता है। बताया जाता है इसने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था और उसे पादशाह की उपाधि धारण की थी। और उस समय काबुल नगर बहुत ही गरीब नगर होता है, तो वह काबुल नगर वासियों को भी अमीर करना चाहता है, धनी करना चाहता है और अपनी स्थिति भी सुदृढ़ करना चाहता है। तो इसलिए क्या होता है, वह सोचता है कि मध्य एशिया में उसका साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया है। ठीक है, तो वो क्यों ना दक्षिण पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो दक्षिण पूर्व में अपने साम्राज्य के विस्तार करने के बारे में सोचता है। उसी समय एक बुढ़िया के कहने पर बुढ़िया की बातों को सुन लेता है। वह भारत की अपार संपदा के बारे में बात करती है। तो वह भारत पर अभियान करने की सोचता है। तो भारत पर सबसे पहला उसका अभियान होता है वो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध होता है।
पहला जो अभियान होता है यूसुफ जाइयों के विरुद्ध होता है बाबर का। तो ये बात पूछी जाती है भारत पर बाबर ने पहला अभियान किसके विरुद्ध किया था, तो यूसुफ जाई कबीला था उसके विरुद्ध करता है और उन्हें अपने अधीन कर लेता है। उसका दूसरा अभियान पेशावर पर होता है और पेशावर में ही अपनी सैनिक शक्ति केंद्र बनाता है, मतलब पेशावर में सैन्य केंद्र बना लेता है। जब पेशावर में सैन्य केंद्र बना लेता है, इधर क्या होता है, अगला अभियान जो होता है उसका बाजौर भीरा सियालकोट क्षेत्र पर होता है। जब बाजौर भीरा अब सियालकोट क्षेत्र पर होता है तभी उसके हाथ से काबुल और फरगना भी निकल जाता है। तो काबुल फरगना को जीतने के लिए जाता है, इधर अपने पुत्र को ये बाजौर भीरा क्षेत्र कामरान को सौंप देता है और वो जीतने के लिए, फरगना जीतने के लिए चला जाता है। उसका जो अगला सफल अभियान बोला जाता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है। बात ये थी उस समय दिल्ली का सुल्तान लोधी वंश का शासक होता है जिसका नाम इब्राहिम लोधी होता है। उसके चाचा दौलत खां लोधी होते हैं जो पंजाब के सूबेदार यानी गवर्नर होते हैं। इधर राजपूत शासक राणा सांगा होता है, जो राजपूत शासक राणा सांगा भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते हैं और दिल्ली के शासक बनना चाहते हैं, और दौलत खां लोधी भी दिल्ली के शासक बनना चाहते हैं। क्या होता है, दोनों लोग मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित करते हैं। राणा सांगा भी आमंत्रित करते हैं और दौलत खां लोधी भी करते हैं। राणा सांगा ये सोचता था कि पहले जो भी मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के तरीके से जो भी आक्रमणकारी आए थे और युद्ध में धन लूटकर जो वापस चले गए, तो उसी हिसाब से बाबर भी धन लूटकर वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इस युद्ध में बाबर के पास मात्र 26,000 की सेना होती है, 26,000 की सेना होती है, जबकि दिल्ली के सुल्तान लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के पास 1,70,000 की सेना होती है। लेकिन उसकी सेना एक निश्चित रूप से डिसिप्लिन वे में नहीं होती है, मतलब क्या बताएं, सुदृढ़ नहीं होती है उसकी सेना। बाबर की सेना में अच्छे तोपची थे, अच्छे निशानेबाज थे, तीरंदाज थे, अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे तलवारबाज थे और बंदूकबाज भी थे। तो उसकी सेना का मुख्य ताकत जो थी वो तोप थी। क्या थी? उसकी सेना की मुख्य ताकत तोप थी, जो उस्मानी पद्धत से उसने तोपों को बनाया था। उसी के समय में क्या हुआ था, बाबर की सेना में एक तुर्क तोपची था, तुर्क निशानेबाज था जिसका नाम था अली कुली बेग, जिसका नाम अली कुली बेग था। वह इसके सेवा में आ गया था, बाबर की सेवा में, और उसने तोपों के बारे में तोपों का निर्माण किया था, जिससे बाबर ने उसे तोप खाने का अध्यक्ष बना दिया था। इधर ईरानी पद्धत में बंदूक का निर्माण होने लगा था, तो बंदूकों का जो अध्यक्ष था, बंदूक सेना का सेनापति था, जिसका नाम मुस्तफ़ा था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में दाईं ओर बाबर कार्य करता है और बाईं ओर हुमायूं अपनी सेना को देखता है, और उसके बाद में मुस्तफ़ा बंदूकबाजों को देखता है और तोप खाना को अली कुली बेग देखता है। इस वजह से क्या होता है कि सेना पानीपत के प्रथम युद्ध में आमने सामने होती है। इब्राहिम लोधी और बाबर की दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोधी मारा जाता है और इसका शासक इसका जो मित्र होता है ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी मारा जाता है। बताया जाता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक होता है इब्राहिम लोधी जो युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, जब युद्ध में मारा जाता है तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजयी होती है। जब बाबर विजयी हो जाता है तो भारत में ही मुगल वंश की नींव रखता है, मुगल वंश में नींव रखता है, और दिल्ली और आगरा क्षेत्र पर बाबर का अधिकार हो जाता है। बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं आगरा के खजाने पर अपना अधिकार कर लेता है। जब खजाने पर अधिकार कर लेता है तो हुमायूं वही खजाना बाबर को सौंपता है। बाबर खुश होकर हुमायूं को 70 लाख का इनाम देता है, 70 लाख का इनाम देता है। इधर क्या होता है, हुमायूं राजा विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। वो कोहिनूर हीरा बाबर
को देता है, मतलब हुमायूं वही कोहिनूर हीरा बाबर को प्राप्त सौंप देता है। जिसके बदले में खुश होने के बाद, जिसके बदले में बाबर वह हीरा हुमायूं को पुनः वापस कर देता है। जब वापस कर देता है तो फिर क्या होता है आगे, बाबर जब भारत में मुगल वंश की नींव रख देता है तो भारत की जनता जो होती है बाबर को अपना शासक मानने से इनकार कर देती है। जगह जगह पर विद्रोह हो जाते हैं और जो इब्राहिम लोदी के अधीन, मतलब अफगानों के अधीन जो भी रियासतें होती हैं वो स्वतंत्र होने लगती हैं। बाबर क्या करता है, उन रियासतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके अपने अधीन कर लेता है और जो युद्ध में लूटा हुआ माल होता है अपने अमीर वर्ग में बांट देता है। जब वो धन, जो लूटा हुआ माल जो होता है अपने अमीर वर्ग में बांटता है उदारता से, तो इसी वजह से इसकी उपाधि कलंदर की मिलती है। जो बाबर को जो उपाधि मिलती है वो कलंदर की उपाधि दी जाती है। भारत में मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। इधर क्या होता है, कुछ अफगान राणा सांगा से जाकर के मिलते हैं। ये कहते हैं राणा सांगा से कि हमारा साथ दीजिए और बाबर के विरुद्ध युद्ध का मोर्चा खोलिए। तो 1527 ईस्वी में 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य आगरा से 10 मील दूरी पर है खानवा नामक स्थान पर, वहीं पर युद्ध होता है, जिसमें बाबर इस युद्ध में प्रारंभ में हारने लगता है, बाद में ये युद्ध जीत जाता है। और जीतने का मुख्य कारण होता है इसका तोपखाना। ठीक है, प्रारंभ में जब हारता है तो बाबर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है और ये कहता है मैं कुरान की कसम खाता हूँ आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, और अपने सैनिकों का इस हिसाब से मनोबल बढ़ाता है कि सेना में नई स्फूर्ति आ जाती है। तो ये युद्ध, खानवा का युद्ध, बाबर जीत जाता है और राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। अगला युद्ध होता है चंदेरी का 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है जो राजपूत शासक मेदिनी राय के विरुद्ध। इसमें बाबर चंदेरी के शासक मेदिनी राय से ये कहता है कि आप चंदेरी हमें दे दीजिए और जिसके बदले में शमशाबाद ले लीजिए। तो ये काम करने से, मतलब शमशाबाद लेने से मेदिनी राय मना कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप युद्ध होता है जिसमें मेदिनी राय युद्ध में हार जाते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद में अगला युद्ध होता है अफगान युद्ध या घाघरा युद्ध। यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था वो जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। भारतीय इतिहास का पहला युद्ध ऐसा था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। इतिहासकार बताते हैं यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे अधिक खून बहा था। पूरी घाघरा नदी खून से लाल हो गई थी। इस युद्ध में सबसे अधिक बारूद का प्रयोग किया गया था। तो इस युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। बताया जाता है बाबर की मृत्यु 1530 में होती है। तो बाबर क्या होता है, बाबर अपने पुत्र हुमायूं को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। इस वजह से क्या होता है कि इसका बड़ा पुत्र जो हुमायूं होता है वो बीमार पड़ जाता है। तो बाबर ईश्वर से, एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि बाबर ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हमारी जान के बदले में हमारे पुत्र को बख्श दे। तो धीरे धीरे हुमायूं स्वस्थ होने लगता है, सही होने लगता है और बाबर बीमार पड़ने लगता है। और बाबर की मात्र 48 वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु हो जाती है बाबर की। अब हम बाबर के अन्य कार्यों के बारे में बात करते हैं। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम तुजुक ए बाबरी है, जिसे बाबर नामा के भी नाम से जानते हैं। इसे फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम, इसे फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। मतलब बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किया है वो अब्दुल रहीम खाना ने किया है। बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के
चलवाए थे। बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे तथा कंधार में बाबरी नाम के सिक्के चलवाए थे। कंधार में बाबरी नाम के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं 1530 से 30 में शासक बनता है। मतलब बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो बाबर ने जब उत्तराधिकारी घोषित किया तो हुमायूं अगला शासक 1530 में बनता है। तो हम अगले वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। और हमारे चैनल वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।